हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आरती। अपने पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री के इस चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट टॉपिक द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन को कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इसे कवर करेंगे। जैसा कि हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रांस में नेशनलिज्म की भावना को डेवलप किया और ये नेशनलिज्म की जो भावना थी वो फ्रांस से निकल कर के यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी पहुंची। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्रांस का शासक था नेपोलियन, उसने भी रेवोल्यूशनरी वॉर्स के द्वारा नेशनलिज्म की भावना को यूरोप के दूसरे देशों तक पहुंचाया था। अब अगर हम मिड 18th सेंचुरी का यूरोप देखें तो हम देखते हैं कि उस समय कोई नेशन स्टेट नहीं थी यूरोप में। जैसे कि हम आज देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है या इटली है ना, वो एक नेशन के रूप में हम देखते हैं। उस समय पर ये सभी देश स्मॉल ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ के रूप में थे। छोटे छोटे अलग अलग जो है ये टेरिटरीज़ के रूप में हुआ करते थे और ज़्यादातर यूरोप, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप था और चाहे वो सेंट्रल यूरोप था, सभी जगहों पर ऑटोक्रेटिक मोनेर्कीज़ जो थी उनका शासन था, यानी कि निरंकुश राजाओं का शासन था। और जो ये राजा थे, इनके जो राज्य थे उनमें अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें द हैब्सबर्ग एम्पायर को, जो कि मेनली वैसे तो ऑस्ट्रिया और हंगरी में रूल किया करता था, लेकिन जो इसका राज्य था उसमें कुछ रीजन जो थे वो जर्मन स्पीकिंग रीजन भी थे और कुछ रीजन जो हैं वो इटालियन स्पीकिंग रीजन भी थे। इस तरह से जो यूरोप था मिड 18th सेंचुरी का, उसमें ज़्यादातर यूरोप में निरंकुश राजाओं का शासन था, है ना, ऑटोक्रेटिक मोनेर्कीज़ का शासन था। और जितने भी देश थे वो सब छोटे छोटे स्मॉल ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ में बटे हुए थे। तो इस तरीके से उस समय पर यूरोप का जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जो यूरोप था, वो इस तरीके का रूप लिए हुए था। अब अगर हम ये देखें कि उस समय का यूरोपियन समाज या यूरोपियन सोसाइटी कैसी थी, तो हम देखते हैं कि उस समय पर यूरोपियन सोसाइटी में मेनली दो क्लास थी। एक थी एरिस्टोक्रेट की और एक था पीजेंट की। यानी कि एरिस्टोक्रेट कौन थे? जो कि कुलीन वर्ग था, संभ्रांत लोग थे, जो कि धनी लोग थे, है ना, जिनके पास सारे अधिकार थे और सारी पावर जिनके हाथ में थी, है ना, वो डोमिनेंट क्लास थे कॉन्टिनेंट की। वह उन्हें कहते थे एरिस्टोक्रेट या संभ्रांत वर्ग या कुलीन वर्ग कहते थे। और दूसरा था पीजेंट्स की क्लास थी। ये पीजेंट कौन थे? जिनके पास ना तो इतना अधिक धन था, ना उनके पास पावर थी इतने अधिक, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन थी वो एरिस्टोक्रेट जो क्लास थी उससे ज़्यादा थी। ये जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी, इसकी बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, खूब लैंड थी इनके पास गांव में, जिसे कि सर्फ्स यानी कि छोटे छोटे किसान जो थे वो कल्टीवेट किया करते थे, वो जोतने का काम किया करते थे। तो इस तरह से जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उससे पहले यूरोप में केवल दो क्लास सोसाइटी में हमें दिखाई पड़ती थी। एक थे एरिस्टोक्रेट जिन्हें सारे प्रिविलेजेस प्राप्त थे और दूसरे थे पीजेंट्स जिनके पास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं था, कोई अधिकार जिनके पास नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब लेट 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में हुआ और 19th सेंचुरी में यूरोप के अन्य पार्ट्स में हुआ, तब यूरोप में एक नए सोशल ग्रुप जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है उसका जन्म हुआ। इसे वर्किंग क्लास पॉपुलेशन भी कहा जाता है। इस मिडिल क्लास में ही बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये सब जो है इस मिडिल क्लास में ही आते थे। ये जो मिडिल क्लास था ये बहुत ही एजुकेटेड था और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से
उसका जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था और उसने जो एरिस्टोक्रेट के प्रिविलेजेस थे उसका जो विरोध किया था, उन सब से ये मिडिल क्लास बहुत अधिक प्रभावित था। यूरोप के इस नए मिडिल क्लास का ये मानना था कि अगर उनके देश में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिबरल नेशनलिज्म के आइडिया को अपना लिया जाता है तो उन्हें भी फ्रेंच लोगों की तरह ही फ्रीडम, इक्वालिटी यानी कि स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्राप्त होंगे तथा उनके देश में भी जो ऑटोक्रेसी है यानी कि निरंकुश राजा का शासन है वो ख़त्म हो जाएगा और क्लैरिकल प्रिविलेजेस यानी कि जो भी रूलिंग जो बॉडी है उनको जो विशेषाधिकार प्राप्त थे वो सब समाप्त हो जाएंगे और उन्हें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिलेगी। जबकि अभी फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी सारी पॉपुलेशन को यूनिवर्सल सफरेज यानी कि राइट टू वोट का अधिकार सबको अभी प्राप्त नहीं हुआ था। अगर हम देखें तो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी बहुत लंबे समय तक ना तो सब विमेन को और ना ही ऐसे जो मैन थे जो कि विदाउट प्रॉपर्टी थे, जिनके पास संपत्ति नहीं होती थी, उनको भी बहुत लंबे समय तक कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया था। यूरोप के इस मिडिल क्लास ने पॉलिटिकली तो लिबरल नेशनलिज्म का सपोर्ट किया ही, साथ ही उसने इकोनॉमिक लिबरलिज्म को भी डिमांड करी, क्योंकि उस समय पर जो यूरोप था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इन छोटे राज्यों के बीच में व्यापार करना काफ़ी मुश्किल था। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें जर्मनी का, तो 39 स्मॉल स्टेट्स में बटा हुआ था जिसकी अपनी अलग करेंसी थी सबकी और सबका मेज़रमेंट का तरीका भी अलग था, जिसके कारण उन स्टेट्स के बीच में व्यापार करना बहुत कठिन हो जाता था। इसलिए इस मिडिल क्लास ने ये डिमांड करी कि व्यापार आसानी से हो सके, इसके लिए एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई जाए। और इन छोटी छोटी जर्मन स्टेट्स में से जो एक मेन स्टेट थी प्रशिया, उसने मिडिल क्लास की इस डिमांड को मान लिया और उसने एक कस्टम यूनियन नाम की बॉडी बनाई जिसे जॉल्वेरिन भी कहा जाता था। बाद में सभी जर्मन स्टेट्स ने इस बॉडी को ज्वाइन कर लिया था। इस तरह से जो सारी स्टेट्स थी जर्मनी की, उन सब के बीच में आसानी से व्यापार किया जा सके और एक ही करेंसी जो है उन सब ने मान ली, एक ही मेज़रमेंट का तरीका मान लिया, जिससे व्यापार करने में आसानी हो सके। इस तरह से इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने यूरोप में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया। इस तरह से हमने देखा कि यूरोप के मिडिल क्लास में लिबरल नेशनलिज्म की भावना फैल रही थी। इधर 1815 में यूरोपियन पावर्स रशिया, ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के शासक नेपोलियन को युद्ध में हरा दिया। इसके बाद ये सब यूरोपियन पावर्स वियना में मिली और ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने वियना कांग्रेस को होस्ट किया, उसकी अध्यक्षता की। इस वियना कांग्रेस में ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 पर इन यूरोपियन पावर्स ने सिग्नेचर किए। इस ट्रीटी के द्वारा ये निश्चित किया गया कि नेपोलियन ने अपनी युद्धों के द्वारा यूरोप में जो भी चेंज किए थे उन सब को
समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूरोप में जिन मोनार्कीज़ को, राजतंत्रों को उसने युद्ध में हराकर समाप्त किया था, उन्हें फिर से शक्तिशाली बनाया जाएगा, उन्हें रीस्टोर किया जाएगा। इसके अलावा यूरोप में कंजर्वेटिव्स के शासन को फिर से शक्तिशाली बनाया जाएगा और यूरोप की जितनी भी तानाशाह राजतंत्र थे, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ थी, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। इन ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ ने सभी न्यूज़पेपर्स पे, बुक्स पे, प्लेस पे जो कि नेशनलिज्म की भावना को या लिबरलिज्म की भावना को बढ़ाने का काम करते थे, उन पे सेंसर लगाने का काम भी किया। इस तरीके से ट्रीटी ऑफ वियना ने नेपोलियन द्वारा किए गए कामों को बदलने का काम किया। अगर हम एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि वियना कांग्रेस को किसने होस्ट किया था। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। इस तरह से ट्रीटी ऑफ वियना ने यूरोप में लिबरल नेशनलिज्म को सप्रेस करने का काम किया और जो रेवोल्यूशनरीज़ थे उन्होंने ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ और कंजर्वेटिव्स का विरोध करने के लिए यूरोप में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। इन रिवोल्यूशनरी में सबसे मेन थे जोसेफ मैज़नी, जो कि एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। मैज़नी ने यंग इटली और यंग यूरोप नाम की 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। मैज़नी ने यंग इटली नाम की जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई, उससे उन्होंने इटली के लोगों में नेशनलिज्म की भावना को फैलाने का काम किया था। उनके डेमोक्रेटिक जो विचार थे उसको सुन करके कंजर्वेटिव्स जो थे उन्हें मैज़नी से बहुत अधिक डर लगता था। इसीलिए जो ड्यूक मेटरनिक थे उन्होंने मैज़नी को अपने समय का सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमी बताया था। मेटरनिक ने कहा भी है द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये उन्होंने मैज़नी के लिए कहा था, मेटरनिक ने। अगर हम एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो ये मेटरनिक ने मैज़नी को क्या कहा था, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा मैज़नी ने कौन कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज़ का बनाया था यंग इटली और यंग यूरोप, वो भी हमें पता होना चाहिए। मैज़नी की बनाई हुई यंग इटली से प्रेरणा पा करके यूरोप के दूसरे देशों में, जैसे कि जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, पोलैंड है, इन सब में भी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी थी जिन्होंने कंजर्वेटिव्स का और ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ का विरोध किया था। इस तरीके से हमारा इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।